इस दुनिया में एक दिन ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इतना ज्यादा चमकदार था कि इसे देखकर जुगनू चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और इसके पैदा होने के बाद दुनिया में जगह जगह पर अलग अलग तरह की पावर्स के साथ लोग पैदा होने लगे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 80% पॉपुलेशन के पास पावर्स थी जिन्हें हम क्विर्क्स कहते हैं। पर अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम डोरिया है और नफरत से इसे कुछ लोग डेक बुलाते हैं, उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हीरो बनना चाहता है। और एक दिन जब वो बिना पावर के अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, ये देखकर दुनिया का नंबर 1 हीरो इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और साथ ही उसको अपनी लेजेंड पावर्स भी देता है। कहानी की शुरुआत में हम मिडोरिया को देखते हैं जो पावरलेस होने के बावजूद भी कुछ बुली से एक बच्चे को बचा रहा था, लेकिन बिना पावर्स के हीरो की एक्टिंग करते हुए देखकर वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसके अंदर पंजर ढीले कर देते हैं। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ इजुको मिडोरिया स्कूल जा रहा था, पर उसके रास्ते में एक विलन था जो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहा था। तब वहाँ पर एक हीरो जिसका नाम डेथ हार्म्स है वो लोगों को बचाने के लिए आ जाता है। उसके साथ साथ वहाँ और भी हीरोज आते हैं जो वहाँ पर घेरा बना लेते हैं और एक हीरो उस विलन से लड़ने लगता है, लेकिन जब वो उस पर हमला करने वाला था वहाँ पर एक और हीरो आ जाती है जो उसे लात मार के दूर भागा देती है। और इस लड़की के आने पर सब लड़के कैमरा निकाल के इसकी फोटोज खींचने लगते हैं और इस हीरो का नाम है माउंट लेडी। लोगों के पास पावर्स आने की वजह से लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। ऐसे में जो लोग उन्हें रोकने के लिए सामने आते हैं उन्हें हम हीरोज कहते हैं। और अब बेसिकली ये सरकारी नौकरी जैसा हो गया है, मतलब अगर कोई हीरो होता है तो उसे इज्जत और पैसा दोनों ज्यादा मिलता है और सुंदर बीवी भी। इजुको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो सब चीजों को डायरी में लिखता है। जिसके बाद हम उसके स्कूल में देखते हैं तुम सबको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। वैसे तो मैं फॉर्म भरने के लिए देने वाला था, पर मुझे पता है कि तुम सब हीरोज ही बनोगे। तुम्हारा एडमिशन तो किसी घटिया हीरो अकेडमी में होगा। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। मैं यूएई में जाने वाला हूँ। टीचर कहता है हाँ तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे आते हैं, तुम्हारा एडमिशन तो पक्का यूएई में ही होगा। ये सुनकर इस बच्चे का घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डेक तुम भी शायद यूएई में जाने वाले हो ना। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और बाकुगो ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब बाकुगो उसके ऊपर हमला कर देता है। अबे तेरे पास कोई पावर्स नहीं है फिर भी तू मेरा मुकाबला करना चाहता है? अरे नहीं नहीं बाकुगो ये क्या कह रहे हो तुम, मैं तो बस हीरो बनना चाहता हूँ, मैं भला तेरे रास्ते में क्यों आऊंगा। लेकिन सब उससे कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, बिना कोर के कोई भी हीरो नहीं बन सका। जब स्कूल खत्म हो जाता है बाकुगो मिडोरिया की नोटबुक ले लेता है जिसमें उसने सारे हीरोज के बारे में डिटेल्स लिखी थी। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और बाकुगो उसकी सारी मेहनत को जला देता है। इस स्कूल से मैं ही हूँ जो यूएई में एडमिशन लेगा। मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। और वही जाते जाते उससे कहता है अगर तू हीरो बनना चाहता है तो तुझे मर जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अगले जन्म में तेरे पास कोई क्विर्क हो। ये सुनकर इजुको और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो बाहर आकर अपनी जली हुई नोटबुक उठाता है। फिर हम इजुको के बचपन का सीन देखते हैं जो कि जापान के नंबर 1 हीरो ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है और उसने उसकी एक वीडियो 1000 से भी ज्यादा बार देखी है। पर जब भी वो ऑल माइट को स्माइल के साथ लोगों को बचाते हुए देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि एक दिन वो ऑल माइट जैसा हीरो बनेगा। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो पता चलता है कि उसके पास कोई क्विर्क ही नहीं है। इससे उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो वही वीडियो देख रहा था। ऑल माइट स्माइल करते हुए सब लोगों को बचाता है, चाहे कितने भी मुश्किल हो। वो हर वक्त हंसते चेहरे के साथ सबकी हेल्प करता है। क्या मैं भी ऐसा हीरो बन पाऊंगा? क्या मैं भी हीरो बन सकता हूँ? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। माँ आपने कभी नहीं कहा कि मैं हीरो बन सकता हूँ, जो कुछ भी हो जाए मैं हीरो बन के ही रहूंगा। वो एक टनल से गुजर रहा था पर तभी एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वो किसी हीरो से बच के भाग रहा था और उसके अंदर छुपना चाहता है ताकि यहाँ से बचकर भाग सके, लेकिन उससे पहले वो उसे कुछ कर पाता वहाँ ऑल माइट आ जाता है और अपनी पूंछ की शॉक वेव से ही उस मॉन्स्टर की चड्डी गीली कर देता है और उसे ट्रैप कर देता है। पर इतनी देर सांस ना आने की वजह से इजुको बेहोश हो जाता है। तो सोचो यार, जिसको वो बचपन से पूछता आ रहा है उसके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी वो ऑटोग्राफ लेने के बारे में सोचता है, लेकिन ऑल माइट ने पहले ही ऑटोग्राफ दे दिया होता है। उसके बाद ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिडोरिया के पास
पास बहुत सारी चीजें थी जो वो उससे पूछना चाहता था। और जब ऑल माइट वहाँ से जाने के लिए छलांग लगाता है, वो देखता है कि डेक उसके ऊपर चिपका हुआ है। और बच्चे जाओ यहाँ से, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। ऑल माइट कहता है अगर वो गिर गया तो वो मर जाएगा। तो डेक उसको पकड़ लेता है, पर तभी एकदम से ऑल माइट के मुंह से खून बाहर आने लगता है। वो एक बिल्डिंग पर उसे उतार देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब इजुको उससे पूछता है उसके पास कोई क्विर्क नहीं है क्या, फिर भी वो हीरो बन सकता है। लेकिन इससे पहले वो कोई जवाब दे, उसका शरीर पतला हो जाता है। मैं भी बचपन से ही आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ, आप कौन हैं? दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर ऑल माइट ने हराया था, उसने उसको एक बोतल में बंद कर दिया था। बाकुगो अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से यार उसमें कोई कीड़ा है और वो बिना देखे उस बोतल को लात मार देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बोतल से बाहर आ जाता है। बाकुगो अब भी गुस्सा है क्योंकि इजुको बिना क्वर्क के भी हीरो बनना चाहता है। तब वो विलन वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ऑल माइट को देखकर इजुको को लगता है कि ये कोई बहरूपिया है। ऐसा नहीं है, मैं ऑल माइट ही हूँ। मेरी बॉडी ऐसी तब दिखती है जब मैं खुद को ज्यादा टाइम तक हीरो बनाए रखूं। ये सब सुनकर इजुको सदमे में चला जाता है और ऑल माइट उसे कहता है कि वो उसकी सच्चाई को किसी को ना बताए। जिसके बाद वो अपनी एक चोट दिखाता है जो उसे सालों पहले एक विलन से लड़ते हुए लगी थी। इसकी वजह से उसके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और इसी वजह से वो एक दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही हीरो बन सकता है। हीरोज दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम बिना क्वर्क के हीरो बन सकते हो, पर अगर तुम्हें लोगों की मदद ही करनी है तो तुम एक ऑफिसर जरूर बन सकते हो। और कहता है हमें अपने सपने सच्चाई को देखकर देखने चाहिए। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने देखने के लिए सोते रहना ये तो ठीक नहीं। ऑल माइट उस मॉन्स्टर को पुलिस स्टेशन में देने के लिए जाने लगता है, पर वो देखता है कि वो बोतल उसके पास है ही नहीं। तभी दूर में उसे एक धमाका दिखता है और वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वहीं उस धमाके को देखकर इजुको भी उसकी तरफ जाने लगता है, पर जैसे ही उसे ऑल माइट की बात याद आती है वो खुद को रोक देता है। दूसरी तरफ ऑल माइट एक्सप्लोजन की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उस विलन ने बाकुगो को पकड़ लिया है। वहाँ कुछ हीरोज भी उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो विलन उन्हें मच्छर की तरह मसल देता है। वो पहले तो उन्हें अपनी बॉडी का यूज करके पकड़ता है, फिर दूर उठा के फेंक देता है। तभी बाकुगो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन धमाकों से विलन का कुछ भी नहीं बिगड़ता और अब वो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो उसकी ताकत को यूज कर सके। वहाँ माउंट लेडी भी आना चाहती है, लेकिन उसके फिट होने के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। मोटी पर कामुई बाकुगो के दोस्तों को बचा लेता है और एक हीरो वहाँ की आग बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन और भी खराब होती जा रही थी। वहाँ पर ऑल माइट भी पहुंच जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपने लिमिट पर था उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। वहीं इजुको बिना सोचे समझे आगे चल रहा था और अब क्योंकि उसके फेवरेट हीरो ने भी उसे कह दिया था कि बिना पावर्स के कोई हीरो नहीं बन सकता, तो वो काफी दुखी दिख रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि ना चाहते हुए भी वो उस एक्सप्लोजन की जगह पर आ चुका है। तभी सामने वो उसी विलन को देखता है। ऑल माइट भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और इजुको इन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, तो उसे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और बाकुगो को बचाने की कोशिश करता है और अकेला ही अंदर दौड़ जाता है। वो किसी तरह बाकुगो को उस विलन से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। बाकुगो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ये उसे भी नहीं पता। उसका शरीर अपने आप उसे यहाँ पर ले आया। तभी जब वो विलन उसके ऊपर हमला करने जाता है, ऑल माइट आकर उसे बचा लेता है। वहीं अपनी लिमिट से ज्यादा पावर यूज करने की वजह से ऑल माइट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, पर फिर भी वो एक जोरदार पंच मार के उस विलन को हरा देता है। उसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहाँ पर एक साइक्लोन आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी हीरोज ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सिर्फ एक पंच से इस पूरी सिटी का वेदर चेंज हो जाता है। इसके बाद सारा डिपार्टमेंट आकर सारे माहौल को संभालने लगता है और हीरोज ऐसे पागलों की तरह इजुको को आगे जाने के लिए डांट लगा रहे थे, लेकिन बाकी हीरोज बाकुगो के क्विर्क की तारीफ कर रहे थे। शाम को वापस जाते हुए इजुको सोच रहा था कि वो ऑल माइट से माफी मांगना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाकुगो आ जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, मैं सब कुछ संभाल सकता था, तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इजुको भी सोचने लगता है कि वो सच ही तो कह रहा है, उसके वहाँ जाने से कुछ भी नहीं बदलता।
और अब उसे सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आई एम हियर। अभी तो आप रिपोर्टर्स के पास थे, इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गए? रिपोर्टर से बचना तो मेरे लिए आम बात है। तुम भूल गए मैं ऑल माइट हूँ, मैं तुम्हारा मित्र नहीं। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, इसके लिए थैंक यू मित्र। अब समय आ चुका है कि मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करूँ। जितने भी टॉप हीरोज हैं उनकी कहानी में एक चीज कॉमन होती है, जब कोई मुसीबत में था उनकी बॉडी अपने आप ही उन्हें बचाने चली गई। वहीं ये सब चीज सुनकर इज़ुकू रोने लगता है और सोचने लगता है कि जो बातें वो अपनी मॉम से सुनना चाहता था वो कभी उन्होंने कही ही नहीं। इज़ुकू, तुम हीरो बन सकते हो, तुम में वो काबिलियत है, तुम मेरी ताकत ले सकते हो। ये सुन के इज़ुकू कंफ्यूज हो जाता है। तुम्हारी ताकत? मुझे समझ में नहीं आया। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें मेरी पावर्स को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। अब इज़ुकू अब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज था, तो ऑल माइट उसे बताता है कि बाकियों की तरह उसकी पावर्स खुद की नहीं है, उसे भी ये पावर्स किसी ने दी थी। पर इससे उस बेचारे का दिमाग और ज्यादा घूमने लगता है और पता नहीं वो क्या क्या बड़बड़ाने लगता है। भाई का IQ तो बिल्कुल मेरे दोस्त से मेल खाता है। तुम बकवास करना बंद करो, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। मेरी ताकत ये है कि मैं अपनी क्विक को किसी को भी दे सकता हूँ और इसका नाम है ऑल फॉर वन। ये ताकत बहुत समय से पास ऑन होती है और हर नए यूजर के साथ इसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। पर आप ये मुझे क्यों देना चाहते हैं? शायद कोई और मुझसे बेटर इसका इस्तेमाल करेगा। ऑल माइट कहता है वो बहुत समय से अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था और जब वो बिना सोचे समझे बाकुगो को बचाने के लिए चला गया, उसे तभी यकीन हो गया कि वो उसके सक्सेसर बनने लायक है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और उसकी ताकतों को इनहेरिट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर ये इतना भी आसान नहीं है। अगली सुबह ऑल माइट उसकी ट्रेनिंग करा रहा था, पर फ्रिज के साथ साथ वो हाथी जैसा 100 किलो का आदमी भी उस फ्रिज के ऊपर बैठा हुआ था, तो बेचारा उसे कैसे खींच पाता। और वो ऑल माइट से पूछता है कि तुमने इतना सारा कचरा यहाँ इकट्ठा क्यों कर रखा है? ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि तुम अभी बिल्कुल ही यूजलेस हो। पर आपने तो कहा था मैं लायक हूँ। हाँ, तुम्हारा दिल उसके लायक है पर शरीर नहीं। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर हुआ तो मेरी पावर्स की वजह से तुम्हारा शरीर भी फट सकता है। यानी सबसे पहले उसे अपने शरीर को मजबूत करना होगा। इज़ुकू, तुम्हें इस कचरे को बिल्कुल साफ करना है और हीरो बनने के सफर में ये तुम्हारा पहला कदम होगा। हैं? इतने सारे कचरे को उठाना मेरा पहला कदम है? UAE हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम महीनों बाद होने वाला था, यानी तब तक उसे अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होगा और इसके लिए ऑल माइट ने ट्रेनिंग प्लान भी बनाया है, जिसके बाद वो इज़ुकू की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक बड़ी सी लोहे की अलमारी को खींचता है, जिसके बाद वो टायर के साथ ट्रेनिंग करता है। वही इतनी सारी ट्रेनिंग करने की वजह से वो स्कूल अधमरी हालत में जाता है, जिसके बाद वो सारी चीजों को कैलकुलेट करने लगता है, पर उसकी बड़बड़ की वजह से पूरी क्लास परेशान हो जाती है। इसके बाद स्कूल आने के बाद वो फिर से ऑल माइट के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, पर ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा खाना भी जरूरी है, तो अपनी मॉम को अपना डाइट प्लान देता है और बेकार खाने को छोड़कर सिर्फ अच्छे खाने पर ध्यान देता है। जिसके बाद उसके दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो रात में पढ़ाई करता है, दिन भर ट्रेनिंग जाता है और उसके बाद स्कूल जाता है। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वो रात में भी ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वो ट्रेनिंग को एक दिन भी नहीं छोड़ता और धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो हाथी जैसे ऑल माइट को भी उठा सकता था। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए वो अचानक से नीचे गिर जाता है। ऑल माइट उसे कहता है, मैंने वो ट्रेनिंग प्लान तुम्हारी बॉडी को देखते हुए बनाया था, लेकिन तुमने उससे भी ज्यादा फालतू ट्रेनिंग करके उसका असर उल्टा कर दिया है। इज़ुकू फिर से किसी तरह उठने की कोशिश करता है, तभी ऑल माइट को याद आता है कि उसने कहा था कि वो अपनी चेहरे पर स्माइल रख के लोगों को बचाना चाहता है, बिल्कुल उसी की तरह। तुम फिक्र मत करो बच्चे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं और ऑल माइट देखता है कि इज़ुकू ने इस सारे कचरे को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है और वह बीच बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। थकावट की वजह से इज़ुकू नीचे गिरने लगता है, पर ऐन वक्त पे ऑल माइट उसे पकड़ लेता है। देख रहे हो 10 महीने में तुम्हारी बॉडी में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। अब तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट कर सकते हो। और उसे अपने एक बाल को तोड़ के देता है। उसके बाल को देख के उसका चेहरा बन जाता है, पर वो कहता है अगर तुम्हें मेरी पावर्स इनहेरिट करनी है तो तुम्हें ये बाल खाना ही होगा, और जबरदस्ती उसे वो बाल खिला देता है। अगली सुबह इज़ुकू एग्जाम के लिए जाता है और बाल के बारे में सोचकर अभी भी उसे उल्टी आ रही थी और अभी तक उसने अपनी पावर्स को टेस्ट भी नहीं किया। मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे इज़ुकू साइड हो जाता है और वो सोचता है कि
उस इंसिडेंट के बाद बाकुगो ने उसे कभी बुली नहीं करा। अब मेरे पास एक ट्रिक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हीरो बनकर ही रहूंगा। मैं नल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी चाहता है कि मैं पास ना हूँ। मुझे माफ कर दो ऑल माइट। हे भगवान, कितनी देर से गिर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है। लेकिन वो गिरता नहीं है। किसी लड़की ने उसे बचा लिया होता है, जिसके शौक से उभरने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसके बाद वो सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ एक टीचर उन्हें बताता है कि एग्जाम कैसे काम करने वाले हैं। उन सभी को एक एक बैटल अरेना में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ रोबोटिक मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी के हिसाब से उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। वो जितने ज्यादा विलन्स को हराएंगे उन्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो किसी और पार्टिसिपेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और पूछता है कि यहाँ 4 तरह के विलन्स दिखाए गए हैं और उन्होंने सिर्फ 3 के बारे में बताया है। वो टीचर उन्हें कहता है उस विलन को हराने पर 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इसे हराना मुश्किल तो नहीं है, पर हराने का कुछ फायदा भी नहीं है, तो भागना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, जहाँ इजुकु बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी उससे सामने वही लड़की आ जाती है जिसका नाम ओचाको है। वो उससे बात करने जा ही रहा था, पर तभी इशिदा उसे रोक देता है। तुम उसे परेशान करने मत जाओ, वो अभी फोकस कर रही है। तभी टीचर एग्जाम को शुरू कर देता है, पर इजुकु के कुछ सोचने से पहले ही सभी बच्चे अरेना के अंदर भाग जाते हैं। वहीं हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ बाल खाने के बाद भी इजुकु को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तो ऑल माइट ने उसे कहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट अपनी नाभि से उस रोबोट को मार देता है। मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और उससे कहता है थैंक यू इसका ध्यान भटकाने के लिए, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, लेकिन इजुकु को कोई भी विलन नहीं मिल रहा था। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट आसानी से सारे विलन्स को हरा चुके थे। तभी ओचाको अपनी पावर्स का यूज करके इन विलन्स को हवा में उड़ाती है और फिर उन्हें डीएक्टिवेट करके ऐसे करते हुए उसने काफी पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे। बाकी स्टूडेंट्स रोबोट्स को हराए जा रहे थे और अब इजुको को डर था कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तभी कंट्रोल रूम में कुछ डिस्कस करने के बाद वो एक बटन दबा देते हैं, जिसकी वजह से एक एग्जाम साइट पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट है जिसको हराने के उन्हें 0 पॉइंट्स मिलने वाले थे। उस रोबोट्स को देखकर सभी पार्टिसिपेंट वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डर के मारे इजुकु वहां से भाग नहीं पाता। लेकिन ये देखकर भी सभी पार्टिसिपेंट्स वहां से जाने लगते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वहीं वो सोचने लगता है कि उसकी सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तभी उसकी नजर ओचाको पर जाती है, जो मलबे के नीचे फंस चुकी थी। ये देखकर इजुकु बिना कुछ सोचे समझे उस विलन की तरफ जाने लगता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और इस दौरान उसकी पावर्स भी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। वो जंप करके सिर्फ एक मुक्के के अंदर उस रोबोट को हरा देता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ऑल माइट स्माइल करता है। यही होती है असली हीरो की पहचान बच्चे। तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म होने में बस 1 ही मिनट है और अब डेकू सीधा जमीन की तरफ गिर रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 1 फॉर ऑल की ताकत यूज करने की वजह से उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और उसका एक हाथ भी डैमेज्ड है। यानी उसकी बॉडी अभी पावर्स यूज करने के लिए रेडी नहीं है। वो सोचता है कि वो बचने के लिए अपने बचे खुचे हाथ का यूज करेगा और जमीन पर आसानी से उतर जाएगा। तभी ओचाको उसे एक चांटा मार देती है और अपनी पावर से उसे बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसे उल्टी होने लगती है। मैं सही सलामत उतर गया हूँ, अब मैं पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है और सब बात करने लगते हैं कि इतने बड़े रोबोट को उसने सिर्फ एक पंच में हरा दिया, पर फिर भी उसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अभी तक उसके पास कोई भी पॉइंट नहीं था, पर उसने उस लड़की की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वैसे एग्जाम ना होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तभी वहाँ पर एक छोटी सी दादी आती है, जो आते ही डेकू के सिर पे किस करती है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर ये उसका क्विर्क था जिसकी मदद से वो इजुकु को हील कर देती है। वहीं इतना घटिया परफॉर्म करने की वजह से इजुकु को टेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो बेचारा टेंशन में ही एक्सरसाइज करने लगता है भाई ने आस्था को देख लिया। और वैसे अगर तुम्हें किसी और एनीमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर कमेंट्स में बताना, और अगर इस सीरीज का सेकंड पार्ट चाहिए तो भी जरूर से बताना। तभी भागती हुई इसकी मोम आती है और उसे एक लेटर दिखाती है। उसे खोलने के लिए इजुकु अपने रूम में चला जाता है। उसे यकीन था कि वो इसमें पक्का फेल होगा और कांपते हुए वो किसी तरह हिम्मत से उस लेटर को खोलता है। उसके अंदर से एक डिवाइस बाहर आता है जिसमें ऑल माइट की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और वो उसे बताता है कि वो पास हो
हो चुका है। इसके बाद वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें ओचाको टीचर के पास जाकर कह रही थी कि इजुकू सिर्फ उसी को बचाने के चक्कर में पास नहीं हो पाया तो वो उसके पॉइंट्स उसे दे दे, पर तुम्हारे पास होने की ये वजह नहीं है। इस एग्जाम में रेस्क्यू पॉइंट्स भी होते हैं और इसी वजह से तुम्हें पॉइंट्स मिले हैं। इजुकू यूएई हाई स्कूल में आ चुका है। ये सब देखकर इजुकू इमोशनल हो जाता है और उसे अपना सपना सच होते हुए दिख रहा था। दूसरी तरफ सारे एग्जामिनर्स बाकुगो की बात कर रहे थे क्योंकि वो बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट्स के ही नंबर 1 पर था और इजुकू बिल्कुल उसका अपोजिट था जिसने एक भी विलन को नहीं मारा और सिर्फ उसके पास रेस्क्यू पॉइंट्स ही थे। इसके बाद रात को इजुकू ऑल माइट से मिलने जाता है जहां ऑल माइट उसे कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो उसे ट्रेन कर रहा है। मेरी बॉडी तो आपकी ताकत को हैंडल ही नहीं कर पा रही, अब हम क्या करेंगे? मैंने जो तुम्हें दिया है वो एक छोटी सी आग है, उसे धीरे धीरे एक पूरी मशाल बनने में समय लगेगा और तब तक तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा। अगले दिन वो यूएई में जाता है और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है वो देखता है इशिदा और बाकुगो लड़ रहे हैं। तभी उसके पीछे ओचाको आ जाती जो कि उससे बात करने लगती है जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है। तभी वहाँ स्लीपिंग बैग में एक बंदा आता है। तुम सभी को समय की कदर ही नहीं है, टाइम है स्कूल आने का। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसका नाम एज़वा है और वो उनका टीचर है। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, ये लंगूर हमारा टीचर है। इसके बाद वो उन सबसे कहता है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ जाएं, जिसके बाद वो सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां एज़वा उन्हें सॉफ्ट बॉल थ्रो करने को कहता है और सबसे पहली बारी थी बाकुगो की। बाकुगो जब अपनी पावर्स का यूज करके बॉल को थ्रो करता है वो 705 मीटर्स दूर जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। लेकिन तभी एज़वा कहता है जो भी इस टेस्ट के अंदर लास्ट आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और ये सुनकर सभी टेंस्ड हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो वो था हमारा भाई मिडोरिया, क्योंकि या तो वो 5% पे या फिर 100% पे अपनी पावर्स को यूज कर सकता है और इनके टोटल 8 टेस्ट होने वाले हैं। इसके बाद उनका पहला टेस्ट होना था जिसमें 50 मीटर की डैश रेस थी जिसमें इशिदा आसानी से जीत जाता है क्योंकि उसके क्विक की वजह से उसके पैरों में इंजन लगा है। इसके बाद ओचाको की बारी थी जिसकी पावर 0 ग्रेविटी, यानी वो किसी भी चीज को छूकर उसकी ग्रेविटी को खत्म कर सकती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके इजीली रेस को जीत जाती है। इसके अगले टेस्ट में युगा अपनी लेजर का यूज करके भागने लगता है पर वो लगातार अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। ऊपर से अगर वो ज्यादा लेजर का यूज करे तो उसका पेट भी खराब हो जाता है। अगला मैच बाकुगो और इजुकू का था। बाकुगो अपने पसीने को इजीली एक्सप्लोड कर सकता है जिसकी मदद से वो रेस को आसानी से जीत जाता है, लेकिन डर के मारे इजुकू तो अपनी पावर्स का यूज भी नहीं करता। और पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ऑल माइट उसे कह रहा था अगर तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है तो तुम्हें उन्हें फील करना होगा। इसके बाद ग्रिप टेस्ट में वो अपनी पावर्स का यूज करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता। लॉन्ग जंप में भी वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। इसके बाद जब वापस से सॉफ्ट बॉल थ्रो करना था तो ओचाको अपनी पावर्स का यूज करके उसे स्पेस में पहुंचा देती है। जिसके बाद इजुकू की बारी थी पर वो जब अपनी पावर्स को यूज करके थ्रो करने वाला था एज़वा अपनी क्विक का यूज करके उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर देता है। तुम अपनी पावर्स का यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसे देखकर इजुकू पहचान जाता है कि ये तो हीरो इरेजर हेड है जो किसी को भी देखकर उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। तुम्हें अगर अपनी पावर्स का यूज किया तो फिर से हड्डियां तोड़कर बैठ जाओगे। ऐसे तो तुम बैटलफील्ड में दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। अब मैं डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद इजुकू बॉल को थ्रो करने का डिसाइड करता है और इस बार वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए सिर्फ एक उंगली में जोर लगाता है जिसकी वजह से वो बॉल बहुत ज्यादा दूर जाती है। देखा आपने सेंसाई, देखा आपने सेंसाई, मैं अभी तक खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके कंट्रोल को देखकर ऑल माइट बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा शौक बाकुगो को लगा था आए ये क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ वो जानता था कि उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है तो वो अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। और वो अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए गुस्से में इजुकू की तरफ जाने लगता है लेकिन एज़वा उसे रोक देता है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद एज़वा उन सभी को उनके रिजल्ट दिखाता है जिसमें ऑब्वियसली इजुकू भाई लास्ट आया था। लगता है मेरा सपना यहीं तक था। मैं ऑल माइट से माफी मांग लूंगा, उन्हें बोल दूंगा कि वो और कोई सक्सेसर ढूंढ ले। अब अपना बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एज़वा इजुकू को उस बुढ़िया के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने को कहता है। तुमने पिछली बार पूरी क्लास को बाहर निकाल दिया था लेकिन तुमने इजुकू को बाहर नहीं निकाला, यानी तुम्हें भी उसमें पोटेंशियल दिखता है ना? तुम भी से क्या मतलब है, उसमें बस थोड़ा सा पोटेंशियल है।
है। वैसे भी जब कोई अपने सपने को सच नहीं कर पाता तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वापस जाते हुए उसे इशिदा मिलता है जो कि उसकी उंगली के बारे में पूछता है। इजुको बताता है कि उस बुढ़िया ने इसे ठीक कर दिया है, पर क्योंकि पावर्स का यूज करने पर एनर्जी यूज होती है उसे बहुत तेज भूख लगी है। पर तभी वहाँ पर ओचाको आ जाती है जो इजुको को डेकू कहकर बुलाती है, क्योंकि कल गुस्से में बाकुगो ने उसे यही कहकर बुलाया था। बाकुगो, ये नाम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाता है, ये मेरा असली नाम नहीं है। ओचाको कहती है ये नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। ये सुनकर वो शर्मा जाता है। तुम कहती हो तो अच्छा ही होगा भाई लट्टू। लेकिन अगले दिन उसका असली एग्जाम शुरू होने वाला था और अगले दिन उनकी क्लास लेने के लिए साक्षात ऑल माइट आता है और उन्हें बताता है कि उनकी पावर्स के हिसाब से उनकी कॉस्ट्यूम्स बना दी गई है। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आ जाते हैं और इस सारे कॉस्ट्यूम जो उन बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त डिटेल्स दी थी उसके बेसिस पर बनाई गई है। इसके बाद हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। इजुको ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था तो उसने अपने क्विर्क के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसके बारे में बताने के लिए वो ऑल माइट को फोन करता है जो उसे बताता है कि वो अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है जो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, पर असल में वो एक जंप सूट था। उसकी मोम कहती है एक दिन उसने उसकी नोटबुक में यही ड्राइंग देखी थी और क्योंकि अभी तक उसने हार नहीं मानी तो वो उसे सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करेगी जो भी उसके बस में होगा। उसके बाद वो अपनी मोम के बनाए हुए कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर ओचाको उसकी तरफ जाने लगती है, पर ओचाको की ड्रेस की फिटिंग की वजह से वो उसे देखकर शर्मा जाता है। तभी ऑल माइट नोटिस करता है कि डेकू का कॉस्ट्यूम बिल्कुल उसी के जैसा है। इसके बाद वो उन सभी को टेस्ट के बारे में बताने लगता है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा है जहाँ पर एक बिल्डिंग में विलन्स के पास न्यूक्लियर वेपन है। हीरोज को उन्हें जाकर हराना है और न्यूक्लियर वेपन अपने कब्जे में लाने हैं और वही विलन्स को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बचाना है, या फिर वो हीरोज को पकड़ भी सकते हैं। लॉर्ड्स के हिसाब से सबसे पहले उन्हें 2-2 की टीम में बांट दिया जाएगा। टीम ए में ओचाको और डेकू होते हैं, जिसके बाद ये लॉट निकलता है कि कौन सी टीम विलन बनेगी और कौन सी हीरो। टीम ए का सामना टीम डी से होगा जो कि विलन बन रहे थे और टीम डी के मेंबर्स हैं बाकुगो और इशिदा। जिसके बाद ऑल माइट के साथ बाकी सभी बच्चे मॉनिटर रूम में चले जाते हैं और ये अनाउंस होते ही बाकुगो उसे घूरने लगता है, जिससे पहले तो डेकू नर्वस हो जाता है लेकिन फिर डेकू उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वहीं बाकुगो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने सालों से डेकू ने अपने क्विर्क को उससे छुपा कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मैप को मेमोराइज कर रहे थे। जिसके बाद ऑल माइट के सिग्नल पर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहां डेकू प्लान बना ही रहा था, पर तभी वहां पर बाकुगो आ जाता है और आते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। डेकू कहता है उसे पता ही था कि वो उसके लिए यहाँ आने वाला है। जिसके बाद बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन इस बार डेकू उसे पकड़ लेता है और जब बाकुगो दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला करने लगता है वो बिना अपने क्विर्क का यूज करे उसे जमीन पर पटक देता है। नहीं, ये सब कुछ बचपन से हीरोज को देखकर सीखा है। तुम मुझे डेकू बुला सकते हो लेकिन अब वो कोई मजाक नहीं है बल्कि एक हीरो का नाम है। ये सब सुन के बाकुगो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब बाकुगो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे अरेना में जा रहा था जहाँ जाना मना है। उस समय इजुको को बाकुगो बड़ा कूल लगता था, पर जब उसने अपनी पावर्स को अवेक किया वो लोगों को बुली करने लगा। वहीं प्रेजेंट में इशिदा बाकुगो से बात करने की कोशिश करता है पर गुस्से के मारे बाकुगो फोन ही काट देता है। वहीं मॉनिटर रूम में एक डिवाइस की मदद से ऑल माइट उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। जिसके बाद बाकुगो फिर से उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो कैप्चर टेप का यूज करता है बाकुगो के पैरों को बांधने के लिए, जिससे अगर उसने उसे एक बार बांध दिया तो कुछ भी हो जाए वो उससे नहीं बच सकता। पर किसी तरह बाकुगो उससे बच जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर बाहर स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी डेकू उससे लड़ने की जगह साइड में जाकर छुप जाता है, जिसकी वजह से बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर उसे बाहर आने को कहता है। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।